हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि उपन्यास जो है वो अंग्रेजी, बांग्ला से होते हुए हिंदी में किस तरह सम्मिलित हुआ और किस तरह यह आधुनिक काल में एक गद्य विधा के रूप में हमारे सामने आया। तो हिंदी उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ? हिंदी उपन्यास जो लिखे गए उसमें प्रथम उपन्यास किसे माना जाए? हिंदी उपन्यास जो लिखे गए उनमें कौन-कौन सी तत्व मौजूद थे? किस प्रकार की रचनाएँ की जा रही थी और कौन-कौन से लोग रचनाएँ कर रहे थे? इन तमाम चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप शुरू से लेके अंत तक बने रहते हैं, तो आपको इसे दोबारा से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरा का पूरा जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास है, उसकी समग्र जानकारी एक ही इस वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी उपन्यास जो है, वो कैसे उसका उद्भव होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग हिंदी उपन्यास ना जान करके उपन्यास के बारे में जानते हैं कि उपन्यास का विकास जो है वो कैसे हुआ। चूँकि उपन्यास आधुनिक गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, तो इसका जब हम उद्भव देखते हैं तो वो 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ है। जैसे कि सभी विधाओं को लेकर के हम लोग जानते हैं कि वो पश्चिम से ही आया है। इसमें जब हम उपन्यास का ज़िक्र करते हैं, तो उपन्यास शब्द जो है, उसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है। उपन्यास जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और न्यास। उप का मतलब हुआ निकट, न्यास का मतलब हुआ ख्याति। इसका मतलब ये हुआ कि उपन्यास का पूरा मतलब अगर हम समझें, तो इसमें हो जाता है जो रचना समाज के सामाजिक जीवन के अत्यधिक सामाजिक जीवन के सॉरी सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो, उसे हम उपन्यास कहते हैं। अब ठीक है, हिंदी में उसे उपन्यास कहते हैं और भी जो हमारी भारतीय भाषाएँ हैं, उसमें उपन्यास को किन नामों के द्वारा पुकारा जाता है। तो इसमें हम लोग जब बंगला में देखते हैं, तो बंगला और हिंदी में इसे उपन्यास ही कहा जाता है। लेकिन प्रश्न आ सकता है कि उर्दू में उपन्यास को क्या कहा जाता है? तो हम इसे लिखेंगे, उर्दू में हम नावीद कहते हैं। उसके बाद मराठी में उपन्यास को क्या कहा जाता है? तो मराठी में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है तथा गुजराती में उपन्यास को क्या कहा जाता है? तो गुजराती में उपन्यास को नवल कथा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ से प्रश्न अगर बनते हैं तो हम इसका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद हिंदी में जो है उपन्यास, वो इससे पहले कहाँ लिखे जाते थे कि हिंदी में जो है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि बंगला का प्रभाव जो है हिंदी पे ज़्यादा पड़ा है। विधाएँ भी जो नाटक हुए या कहानियाँ हुई, कविताएँ हुई, कोई भी चीज़ें हुई जिनमें कविताएँ नहीं मतलब जो गद्य विधा है उनका प्रभाव। हिंदी से पहले जो है बंगला में उपन्यास लिखे जाते थे। लेकिन बंगला में इसका कहाँ से उद्भव हुआ, इसका प्रभाव कहाँ से आया? तो बंगला के अनेक उपन्यासकार रहे जिन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अब ये कौन-कौन से थे? तो इनमें जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एवं रवींद्रनाथ टैगोर आदि प्रमुख थे। हिंदी जो उपन्यास है, उसका जो आविर्भाव होता है, वो होता है 19वीं सदी के अंतिम चरणों में। ठीक है दोस्तों? यहाँ हम लोग समझ चुके हैं कि कब होता है इसका आविर्भाव, तो 19वीं सदी के अंतिम चरण में। ठीक? इसमें अब हम जब देखते हैं कि भाई अब बंगला में जो उपन्यास लिखे गए हैं, उन पे किनका प्रभाव है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि अंग्रेज जब यहाँ हुकूमत करने आए, तो उन्होंने
मुंबई के बाद डायरेक्ट बंगाल में ही अपना जो भी चीजें थी उस सभी चीजों को स्थापित किया। तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव उन में बंगला भाषियों में पड़ना ही था। तो अंग्रेजी उपन्यासकार हेनरी फील्डिंग कृत टॉम जोन्स की तर्ज पर टेक चंद्र ठाकुर ने आलालेर घरेर दुलाल 1800 कब लिखा 1857 में नामक उपन्यास रचा, जिसे कुछ विद्वान प्रथम बांग्ला उपन्यास भी मानते हैं। तो यहाँ से अब दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन अगर बने कि प्रथम बांग्ला उपन्यास किसे माना जाता है, तो वो हम बता सकते हैं कि आलालेर घरेर दुलाल, जो कि 1857 ईस्वी में लिखा गया। अब इसमें आगे जब हम बढ़ते हैं तो दुर्गेश नंदिनी 1865 ईस्वी में रचना प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यास के नाम से जाना जाता है। किसे प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यास के नाम से जाना जाता है? तो वो है दुर्गेश नंदिनी, जो कि कब लिखा गया 1865 ईस्वी में। इसके बाद जब और इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र जी। लेकिन 1873 में ईस्वी में दुर्गेश नंदिनी हिंदी में अनुदित होकर आई। अब जाहिर सी बात है कि सर्वप्रथम जो भी रचनाएं यहाँ हुई, नाटक भी आप लोग देख सकते हैं, तो उनका अनुवाद ही पहले हिंदी साहित्य में होता है। वैसे ही उपन्यास भी जो है वो 1873 में दुर्गेश नंदिनी का हिंदी में अनुवाद होकर के आया। इसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि 1882 ईस्वी में श्रीनिवास दास द्वारा परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिकतर लोग इसको हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं और इसे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास होने का गौरव भी प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों पर बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया दोस्तों। तो यहाँ से दो चीजें स्पष्ट होती हैं कि जो उपन्यास लिखे गए वो पहले अंग्रेजी में लिखे गए, उसके बाद उसका अनुवाद और मौलिक बांग्ला में हुआ, और फिर उसका प्रभाव जब हिंदी भाषियों से जब बांग्ला भाषी मिले तो हिंदी में भी वो अनुवादित की हुई और उसके बाद मौलिक उपन्यास लिखे गए। इसमें अब प्रश्न ये आता है कि हिंदी में जो प्रथम उपन्यास को लेकर के विद्वानों के में जो मतभेद हैं और विद्वानों द्वारा अलग अलग उपन्यासों को प्रथम उपन्यास माना गया, प्रश्न आते ही है कि किस उपन्यास को किन्होंने प्रथम उपन्यास माना है, या हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है। तो आइए दोस्तों इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें सर्वप्रथम जो विद्वान है वो है शिव नारायण श्रीवास्तव। इन्होंने इंसा आला खां के द्वारा रानी केतकी की कहानी, जो कि 1803 ईस्वी में लिखी गई, को प्रथम उपन्यास मानते हैं। इन्होंने इसे प्रथम उपन्यास माना है। किन्होंने? शिव नारायण श्रीवास्तव जी ने। किसके? तो इंसा अल्लाह खां के द्वारा रानी केतकी की कहानी 1803 में लिखी गई। इसके बाद दोस्तों किनका नाम आता है? डॉक्टर गोपाल राय। इन्होंने पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी कब लिखी गई? 1870 को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। किन्होंने माना है पंडित गौरी दत्त के द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को? तो डॉक्टर गोपाल राय ने। इसके बाद आगे जब हम लोग देखते हैं तो इसमें डॉक्टर विजय शंकर मल, डॉक्टर विजय शंकर मल ने श्रद्धाराम फुलोरी, किनका? श्रद्धाराम फुलोरी द्वारा रचित भाग्यवती को, जो कि 1877 ईस्वी में लिखी गई, को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, इसके बाद किन लोगों ने माना है प्रथम उपन्यास? तो इसके बाद आते हैं रामचंद्र शुक्ल एवं
इनके साथ अधिकतर विद्वान लोगों ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को, जो कि 1882 ईस्वी में लिखी गई, को हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना है। इसे क्या कहा है? सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास। मौलिक उपन्यास मतलब पूर्ण रूप से यह हिंदी में लिखा गया, ना कि इसका कहीं अनुवाद किया गया। ठीक, रामचंद्र शुक्ल जी इसको मानते हैं। उसके बाद डॉक्टर श्री कृष्ण लाल हैं, जिन्होंने देवकी नंदन खत्री, जो कि के द्वारा चंद्रकांता कब लिखा गया? 1888 ईस्वी को, हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। उनके बाद एक और हमारे आचार्य हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतेंदु द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को कब लिखा गया? ये 1889 को प्रथम उपन्यास माना है। लेकिन अब ये तो हुआ, बहुत लोगों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए। लेकिन हम लोग जब एग्जाम में देखते हैं तो अधिकतर जो है प्रथम उपन्यास जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने परीक्षा गुरु को ही हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को मतलब क्लियर हो चुका है कि प्रथम उपन्यास कौन है। तो परीक्षा गुरु, जो कि लिखा गया है हमारा 1882 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, चूंकि जो उपन्यास है वो प्रेमचंद को केंद्र में रख करके ही हम लोग लेकर के चलते हैं। प्रेमचंद के पूर्व, प्रेमचंद के बाद और प्रेमचंद युगी, ये जो चीजें हैं इसी के आधार पर हम लोग हिंदी उपन्यास को बांटेंगे। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी उपन्यास हैं वो किस प्रकार के थे। तो प्रेमचंद युग को, पूर्व युग को हिंदी उपन्यास की विकास या आरंभिक काल माना जाता है। सही बात है दोस्तों, उस समय हमारा जो उपन्यास है वो विकास कर रहा था। उपन्यास विधा इस युग में अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी, पूर्ण रूप से नहीं हो चुकी थी, इसमें यह प्रयास कर रही थी। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास कैसे थे? उपदेशात्मक, मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति से प्रचालित है। ये लोगों को आकर्षित करने के लिए लिखे जा रहे थे। लोगों का रुझान जो है हिंदी के प्रति बढ़े, इसकी वजह से इसमें मनोरंजन प्रवृत्ति को लेकर के उपदेश देने के उद्देश्य से लिखे जाते थे। इनसे प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास है, इन्हें हम निम्न 4 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं ये वर्ग? तो इसमें हम लोग देखेंगे, एक है तिलस्मी अय्यारी उपन्यास। ये क्या है भाई? इसे हम आगे समझेंगे अच्छे से। जासूसी उपन्यास, इसके नाम से ही आप समझ चुके होंगे। इसके बाद है ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास। ये 4 वर्ग जो हैं, ये चारों वर्गों के में बांट करके हम लोग देखेंगे कि प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास हैं वो कैसे कैसे लिखे जाते थे। इसमें सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे तिलस्मी अय्यारी उपन्यास। इसमें आप देख सकते हैं तिलस्मी अय्यारी एकदम जादुई, एक ये फोटो देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि कैसा तिलस्मी और अय्यारी जो था, जादू टोने वाला जो उपन्यास लिखे जाते थे, लोगों को उसमें रोचक लगे, लोग उसके प्रति आकर्षित हो, इसको लेकर के लिखा जाता था। इसमें जो सबसे ज्यादा जिनका नाम आता है वो है देवकी नंदन खत्री। इन्होंने तिलस्मी अय्यारी उपन्यास की शुरुआत की थी। किससे शुरुआत मानी जाती है? तो देवकी नंदन खत्री से। इन्होंने तिलस्मी अय्यारी यानी कि जादू टोने से संबंधित उपन्यासों की रचना करके पाठकों का मनोरंजन किया। साथ ही यह भी माना जाता है कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषी
यहाँ ध्यान देना है दोस्तों कि बहुत से अहिंदी जो हिंदी नहीं पढ़ते थे वो लोग भी इनकी उपन्यासों में इतना आकर्षण था कि उन्होंने हिंदी सीखा और तब जाकर के वो लोग इस उपन्यासों को पढ़ते थे। और इसमें लिखा भी गया है कि हिंदी सीखी। इसके लिए प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा उपन्यास है दोस्तों? उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास, उनका प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजल की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी तथा वीरेंद्र वीर। ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भूतनाथ किनकी उपन्यास है, किनका उपन्यास है? तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों कि देवकी नंदन खत्री का यह तिलस्मी अय्यारी पर आधारित उपन्यास है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे, इसमें जो है वो है कि खत्री जी ने अपने उपन्यासों में घटनाओं का संयोजन इस प्रकार किया कि पाठक के मन में अंत तक जिज्ञासा बनी रही। ऐसे उपन्यास लिखे जा रहे थे कि एकदम अंत तक लोग उससे कनेक्ट रहे, शुरू से लेके लास्ट तक एकदम लोग उसमें खो जाते थे। खत्री जी के उपन्यास साहित्यिक दृष्टि से भले ही उच्च कोटि के ना हो, शुरू शुरू अगर कोई कार्य किया जाता है तो उतना बढ़िया नहीं होता है, लेकिन चूंकि उपन्यासों का पाठक को अंत तक बांधे रखना जब ये बहुत बड़ी बात है, और उनका भरपूर मनोरंजन करने में महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो वो अंत तक बांधे रहते थे, ऊपर से उनकी वजह से अहिंदी भाषी लोग भी हिंदी सीख करके और हिंदी उपन्यास पढ़ने आते थे। तो ये बहुत ही बड़ा योगदान रहा है उनका। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जासूसी उपन्यास। तो जासूसी उपन्यास जो है उसमें बाबू गोपाल राम गहमरी से जासूसी उपन्यास की धारा प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? बाबू गोपाल राम गहमरी के द्वारा। गहमरी जी अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार ऑर्थर कानन डायल, ऑर्थर कानन डायल से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? प्रश्न बनता है यहाँ कि अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार ऑर्थर कानन डायल से कौन प्रभावित है? तो बाबू गोपाल राम गहमरी। ठीक है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? तो इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं अद्भुत लाश, सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूस आदि इनके उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में भी घटना की प्रधानता है। ये जितने भी उपन्यास जासूसी हैं ये घटनाओं पर आधारित हैं। इसके बाद समाचार ऐसे उपन्यासों का आरंभ किसी हत्या, लावारिस लाश की छानबीन से होता था। जासूसी उपन्यास है तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये सभी इनका जो आरंभ होगा वो किसी की हत्या, मिस्ट्री सुलझाने या किसी की लावारिस लाश मिलने और उसके छानबीन तक जाने को लेकर के ये लिखे जाते थे। इन उपन्यासों में सामाजिक सीख, उपदेशात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसमें कहीं तरह के कोई उपदेश नहीं दिए जाते थे। इसके बाद जो नाम आता है वो है किशोरी लाल गोस्वामी का। इन्होंने भी जासूसी उपन्यासकारों में अपना नाम प्रतिष्ठित किया है। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित जासूसी उपन्यास जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, याकूत, तख्ती आदि प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि जासूसी उपन्यासकार कौन कौन से थे। तो इसमें थे, नाम आता है बाबू गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी जी का। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला नाम आता है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास नाम से ही संबंध है कि भारतीय अतीत के गौरव गाथा से रहा है। इस धारा के उपन्यासकारों पर
उत्थान चेतना का विशेष प्रभाव था। वे कौन-कौन से थे? तो वे थे किशोरीलाल गोस्वामी और गंगा प्रसाद गुप्त। विशेष इनकी भूमिका रही है। और भी थे लोग, लेकिन विशेष रूप से किनकी भूमिका थी? किशोरीलाल गोस्वामी एवं गंगा प्रसाद गुप्त की। इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को आधार बनाकर राष्ट्रीय सामाजिक जागरण का प्रयास किया। चूंकि दोस्तों ये जितने भी उपन्यास रचना हो रही थी, ये 1857 की क्रांति के बाद, यानी कि भारत अपनी आजादी चाहता था और उसमें हमारे जो साहित्यकार हैं वो इन्हीं उपन्यासों के माध्यम से जनता में हमारे जो ऐतिहासिक पात्र हैं उनको प्रस्तुत कर रहे थे, जनता के सामने ला रहे थे, ताकि जनता के अंदर सामाजिक जागरण पैदा हो सके। इसमें महत्वपूर्ण है किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा रचा गया सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल एवं हलाहल 1904 में, मल्लिका देवी या बंग सरोजिनी, लखनऊ की कब्र व शाही महुल सरा महुल लसरा। ठीक, इसमें गंगा प्रसाद गुप्त के द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास था नूरजहां, जो कि 1902 में, सिंह सेनापति और हमीर 1903 में लिखा गया। तो ऐतिहासिक उपन्यास यहाँ हम लोग समझ गए दोस्तों। इसके बाद है सामाजिक उपन्यास, जो कि अंतिम इसमें इस के वर्गों में आता है। चौथे नंबर पे सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यासों में क्या था? नैतिकता, और क्या था? सोद्देश्य परक। पहले से जो उद्देश्य बना लिए गए थे उसी को आधार बना करके इन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखा। इसमें किनका किनका नाम आता है? लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हमारे द्विवेदी युग के, ठाकुर जगमोहन सिंह इस धारा के प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं। लज्जाराम शर्मा के कौन सा उपन्यास है फेमस? तो इनका उपन्यास है आदर्श दंपति, जो कि 1904 में। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी, ये कब लिखा गया है? 1907 ईस्वी में। आदर्श हिंदू, इसको कब लिखा गया है? 1914 में। तो लज्जाराम शर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास हम लोग यहाँ जान के, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी 1907। अब अगला जो नाम आता है वो है किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी तो जासूसी, सामाजिक और ऐतिहासिक सभी प्रकार के उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। इसमें इनका जो सामाजिक उपन्यास है वो है लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज, पुनर्जन्म व सोतिया दाह, माधवी माधव व मदन मोहनी और अंगूठी का नगीना 1918। ये इनके उपन्यास जो है सामाजिक उपन्यास विशेष ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। इसके बाद जो नाम आता है दोस्तों वो नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय का। इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा है? अधखिला फूल 1907 में, ठेठ हिंदी का ठाट, ये कब लिखा गया दोस्तों? तो 1899 में। उसके बाद जो अगला नाम आता है ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका एक उपन्यास है श्यामा स्वप्न, ये कब लिखा गया दोस्तों? ये भी 1889 में। और ठेठ हिंदी का ठाट जो था 1899 में लिखा गया है। ये जो उपन्यास है ये सामाजिक उपन्यास है और विशेष ख्याति प्राप्त उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था ये सभी क्या थे? ये प्रेमचंद पूर्वी उपन्यासों में आते हैं। और प्रेमचंद पूर्वी जो उपन्यास है वो क्या है? भारतीय तथा पश्चिमी संस्कृति को आमने सामने रखकर भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम पक्षों को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है।
क्यों किया गया है दोस्तों ऐसा काम? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उस समय भारत गुलाम था। तो गुलाम था तो उन्होंने पश्चिमी संस्कृति यानी कि अंग्रेज़ों की संस्कृति जो थी, उसको आमने-सामने रखा और उसमें भारतीय संस्कृति को के जो स्वर्णिम पक्ष थे, जो गोल्डन पीरियड था इनका, उसको जनता के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक? उसके बाद इसमें क्या कहता है कि हिंदू जाति की नैतिकता तथा नारी जाति के सतीत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। जाहिर-सी बात है दोस्तों, भारतीय नारीत्व के मूल्यों को बचाने का प्रयास ही नहीं, बल्कि पश्चिमी अंधानुकरण के दुष्परिणामों को उभारने का भी प्रयास किया गया है। सही बात है दोस्तों, उसमें केवल अपने जो मूल्य हैं, उन्हें बचाने का प्रयास तो किया ही जा रहा था। उसके अलावा जो पश्चिमी अंधा अनुकरण जो चल रहा था, अंधा अनुकरण जो, उसके दुष्परिणामों से बचाने को लेकर के भी इनके इन उपन्यासों में प्रयास दिखाई देते हैं। अगर संक्षेप में अगर हम लोग कहें, तो इस युग के उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशात्मक प्रवृत्ति के साथ लेकर के लिखे गए हैं, जिनका उद्देश्य मनोरंजन करना था। साथ ही प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के लिए इस युग के उपन्यासों ने पृष्ठभूमि तैयार की। इसमें हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास जो है, यह प्रेमचंद के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करके जाते हैं, ताकि प्रेमचंद इसमें आते हैं और प्रेमचंद इस उपन्यास को और भी विराट स्तर पर लेकर जाते हैं और इन्हें मनोरंजन से निकाल करके लोगों के समाज के अंदर छुपी रूढ़ियों, तमाम चीज़ों को अपने उपन्यासों में दिखाते हैं और पाठक को उससे रूबरू कराते हैं। तो ये आज आप सभी लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जान गए कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यास कौन-कौन से लिखे गए और प्रेमचंद पूर्व उपन्यास में जो उपन्यास लिखे गए, उन्हें हम लोग 4 भागों में बाँटते हैं और इससे हम समझते हैं कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि प्रथम उपन्यास कौन है और जो उपन्यास लिखे गए, वो किस प्रकार के उपन्यास हैं। तो इस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।